नमस्कार मित्रों, मैं सृजन पांडे डिजायर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हमने ये जाना कि कक्षा 9 का हमारा पहला पाठ कौन सा है। तो हमने ये जाना कि कोशिका जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है वो क्या होती है, और थोड़े बहुत उसके बारे में कुछ हमने और बातें करी। आज हमारी क्लास को हम आगे की तरफ ले जाते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा से संबंधित चीजों की आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो कक्षा 9 के पहले चैप्टर का नाम है जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि कोशिका। हमने पिछली कक्षा में जाना था कि हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, यानी कि ऐसी संरचना, यानी कि ऐसा एक जीवित पदार्थ या ऐसा जीवित जीव जो कि एक जिसके अंदर एक केंद्रक होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका द्रव होता है, उसको हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? हमने कोशिका की परिभाषा में ये पढ़ा था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तथा मूलभूत इकाई है। संरचनात्मक मतलब जो आपके शरीर या किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचना को बनाती है। क्रियात्मक क्रियात्मक का मतलब यह है कि ये कोशिकाएं हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रिया कर रही हैं, हमें जीवित बना रही हैं और हमारे शरीर में होने वाली घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। तो हमने दो शब्दों को समझा था, संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके आगे हम थोड़ा सा अपने ज्ञान को ले जाएंगे और आगे के भागों में हम ये जानेंगे सबसे पहला कि कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। मतलब क्या है कि किसी जीव के अंदर अगर कुछ मात्रा में कोशिकाएं उपस्थित हैं, उसके आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, केवल दो ही भाग होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। तो एक कोशिका से आया एक कोशिकीय जीव, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, और नाम से स्पष्ट है, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? ऐसे जीव जो कई सारी, अब ये नहीं बोलेंगे जो दो कोशिकाओं से बना हो, हम लोग क्या बोलेंगे? हम सभी बोलेंगे दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही आसान भाग है। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कौन कौन से होता है? एक कोशिकीय जीव, जैसे मात्र एक कोशिका से बने जीव, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है। उदाहरण देखिए, जैसे अमीबा, ये होगा युगलीना, अमीबा, युगलीना आदि। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये चित्र है अमीबा का। किसका चित्र है ये है अमीबा का। से पेन ज्यादा मोटी है, मैं इसे ठीक कर लेता हूं ताकि आप लोग को असुविधा ना हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ये जो हम चित्र देख रहे हैं, किसका चित्र है? ये अमीबा का चित्र है। अमीबा क्या होता है? अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव, यानी कि ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका से बना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण में आप याद कर सकते हैं अमीबा, चित्र आपके सामने, और युगलीना। ठीक है, आगे चलते। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव में। बहु का मतलब क्या यहाँ पे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे दो या दो से अधिक। ये ध्यान में रखिएगा, आपको दो नहीं बोलना है, आपको बोलना है दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक कोशिकाओं से जो जीव बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब दो या उससे अधिक कोशिकाओं से बने जीव जैसे मनुष्य हो गए, वृक्ष हो गए। ये देखिए, मनुष्य और वृक्ष दोनों का संबंध बहुत ही अनूठा होता है। और मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपको मौका मिले पेड़ जरूर लगाएं। और बहुत ही अच्छा हो अगर आप पेड़ लगाने को अपनी एक आदत में शामिल कर लें, दूसरों को भी प्रेरित करें। क्योंकि जैसा आप गर्मी का हाल देख रहे हैं, पेड़ बहुत जरूरी है। पेड़ कटते जा रहे हैं और वातावरण गर्म होता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाएं और लगाने के लिए प्रेरित करें। ठीक, बिल्कुल चलते हैं अब आगे। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जो हमारा एक अंडा होता है, जो एक अंडा होता है, एक अंडा क्या होता है? एक अंडा होता है एक कोशिका।
यानी कि जो आप एक मुर्गी का अंडा देखते हो ना, वो एक कोशिका होती है। क्या होती है? वो एक कोशिका होती है। ठीक, अच्छा समझ गए। तो अगर मुर्गी का अंडा एक कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? आप बोलोगे सर सबसे बड़ा अंडा तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका भी क्या हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर डायनासोर आज जिंदा होता तो डायनासोर का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती। ठीक है, हम लोग वो भी खा जाते। आगे चलते हैं। फिलहाल तो अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये देखिए ये सामान्य अंडा है। ठीक है, और ये है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए कितना ज्यादा इसमें अंतर है। लगभग एक शुतुरमुर्ग का अंडा 25 सामान्य अंडों के बराबर होता है, समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका में किसको गिनते हैं? हम गिनते हैं माइकोप्लाज्मा को। किसको गिनते हैं? माइकोप्लाज्मा को। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक माइकोप्लाज्मा है। ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है एक तरीके का जीवाणु। माइकोप्लाज्मा एक तरीके क्या होता है? जीवाणु। और ये जीवाणु हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। डायनासोर का अंडा कोई लिख के आएगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो तो होते नहीं है। जब होते रहे होंगे तब की बात अलग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम सभी। आइए, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी हैं। इसके पहले यहाँ पे आऊं, इसके पहले मैं आपको खुद से कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए हम पढ़ेंगे अब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग के बारे में। ठीक है, अब जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा फोकस करके ध्यान दीजिए। अभी समझ लेंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार ध्यान दीजिए बस, बहुत ही मजेदार तरीके से हम समझेंगे इसको। देखिए कोशिका के मुख्यतः कितने भाग होते हैं मैं आपको बताऊं। कोशिका के मुख्यतः होते हैं 3 भाग। देखिए पहला होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है कोशिका द्रव। ठीक है, और तीसरा होता है केंद्रक। मैं आपको एक छोटा सा चित्र बना के दिखाता हूं। कौन सा कलर लूं? मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। मान लीजिए ये एक कोशिका है। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप इस पर बड़े ही गौर से। ये जो मैंने लिखा है कोशिका झिल्ली, ये है सबसे बाहरी भाग, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका द्रव क्या है? सर आप बोलोगे सर कोशिका द्रव तो ये वाला भाग है, ये जो बीच में है। और केंद्रक क्या है? बहुत बढ़िया, ये तो और भी आसान है। केंद्रक है आपका अंदर का ये भाग। ठीक है, तो सभी कोशिकाओं के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? जितनी भी कोशिकाएं हैं मुख्यतः उनके कितने भाग होते हैं? आप बोलेंगे सर मुख्यतः तो उनके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? आप बोलेंगे सर इनके तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। समझ में आया? मुख्य भागों का मतलब क्या है? मुख्य भागों का अर्थ यह है कि दुनिया की कोई भी कोशिका हो उनमें ये 3 भाग उपस्थित होंगे। कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी कोशिकाएं आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें इन तीनों से ज्यादा भाग हैं, लेकिन इन तीनों से कम किसी कोशिका में नहीं होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। सभी कोशिकाओं में कम से कम ये 3 भाग उपस्थित होते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं परंतु ये जरूर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर सेल्स में इतने जो पार्ट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। मोर देन दिस भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी होंगे, पर इतने तो होंगे ही। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले पेज पे। सबसे कोशिका झिल्ली क्या है? सबसे बाहरी परत है। कोशिका द्रव क्या है? ये भाग है, ये जो अंदर है ये। और केंद्रक क्या है? केंद्रक ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है।
ठीक है, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनके भागों के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इधर चाहिए देखते हैं जो मैं चाहता हूं आपको समझाना। आप देखिए, देखिए लिखा है कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल। देखिए मुख्य भाग कितने होते हैं? मुख्य भाग होते हैं 3। इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन, इसीलिए मैंने इसको ब्लॉक में बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए पहला भाग क्या होता है? सर आप बोलेंगे सर कोशिका झिल्ली होता है। दूसरा क्या होता है? कोशिका द्रव। तीसरा क्या होता है? केंद्रक। चौथा होता है कोशिका भित्ति। लेकिन ये पाई जाती हैं पौधों में, और पौधों में पाई जाती हैं, और किसे पाई, और पाई जाती हैं कवक में। मैंने आपसे यही बोला था कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें इन तीनों से ज्यादा भी कुछ पाया जाता है, लेकिन दुनिया की सभी कोशिकाओं में ये 3 भाग होंगे ही होंगे। इसलिए हम लोग मुख्य भाग किसे बोलते हैं? मुख्य भाग बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। जैसे इस पीपीटी में लिखा है आपको वैसे ही अपनी नोट्स बनानी है। आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी, ये पीपीटी आपको प्रदान कर दी जाएगी, बट आई रिकमेंड दैट यू शुड मेक योर नोट्स बाय योरसेल्फ। आपको अपनी नोट्स अपने आप से खुद बनानी चाहिए। क्यों? याद रहेगा, भूलेगा नहीं। और बैठे बैठे क्या होगा, अगर आप केवल वीडियो को देखोगे तो क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन अगर आप लिखते रहोगे तो कभी भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आई बात समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो कोशिका के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं सर? कोशिका झिल्ली है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और कौन है? कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म। और कौन कौन है? केंद्रक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन केवल पौधों में और कवकों में। कवक क्या होता है आगे क्लास में आपको पता चल जाएगा। आगे चलें, देख लीजिए ये क्या है। ये है प्लांट मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं। यहां मैं कोशिका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, यानी कि इसको बोलेंगे कोशिका द्रव। बिल्कुल सही। और ये है न्यूक्लियस, क्या है? इसको बोलेंगे हम केंद्रक। आई बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही जादुई बात बताऊंगा। मुझे शक भी है, यकीन भी है कि 90% बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन होती होगी कि सर एक बात बताइए, कुछ कुछ में आपसे बच्चे लिख के आते होंगे कि हाँ ये है, रुकिए, मान लीजिए ये कोशिका है, मैंने कोशिका बना दी। ठीक, ऐसे मान लीजिए ये कोशिका बना दी और ये मैंने बना दिया केंद्रक बना दिया। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको ये बताया था कि सर ये होता है, सब साथ में लिखेंगे बनाएंगे, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। ये बीच वाला भाग क्या था सर? बीच वाला भाग क्या था? बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान है। क्या नाम था इसका? ये था कोशिका द्रव। बिल्कुल सही। और ये पीला पीला क्या भाग है अंतिम में, जो छोटा सा गोल बिंदु जैसा है? ये है केंद्रक। अब आपको लग रहा होगा कि क्या नया पढ़ा दिया यार, यही तो है जो आप पढ़ाए थे अभी तक। पहले पेज में वही पढ़ाया, दूसरे पेज में वही पढ़ाया, तीसरे पेज में वही लिख दिया। नहीं, अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। क्या कंफ्यूज होंगे? खतरे वाली बात है। कुछ लिखेंगे कोशिका द्रव, और आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो लिखेंगे कोशिका द्रव्य। अब मामला फंसा। अब मामला ये फंसा कि भैया कोशिका द्रव होता है या द्रव्य होता है। पहले मैं ये बात बता दूं कि ये दोनों अलग हैं, एक नहीं है। कोशिका द्रव और कोशिका द्रव्य दोनों अलग होते हैं। अब दिक्कत हो रही है। अगर किसी को पता है तो अपने दिमाग में सोचे और अपने आप को, अपनी पीठ थपथपा ले मेरी तरफ से। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा तो मेरी थपथपाइएगा। तो अब देखिए दो बातें हैं, कोशिका द्रव है या कोशिका द्रव्य है। समझिए, कोशिका द्रव है या कोशिका द्रव्य है।
अब आइए मैं आपको बताता हूं कि नॉलेज कैसे दी जाती है। जो मैं बताने जा रहा हूं नोट करते चलिए। अगर पीपीटी में नहीं मिला, आपकी जिम्मेदारी है, जो मैं यहां लिखवाता हूं पीपीटी आपको दे दी जाएगी, लेकिन जो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं उसको जरूर से नोट करिए, भले ही कहीं कोने में नोट कर लीजिए, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए फिर से डायग्राम बनाते हैं, वही बनाते हैं पीला वाला। देखिए ये बढ़िया है। मान लीजिए ये कोशिका बना दी आपने, फिर से एक प्यारी कोशिका बना दी, ठीक है। केंद्रक बना दिया इसका बढ़िया सा। फिर नामकरण हम करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी नामकरण करेंगे, इस बार देर नहीं करेंगे। इसका नाम है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये है कोशिका द्रव और ये है केंद्रक। अब ध्यान से समझिए। अब ध्यान से, अब मेरी बात पे इतना गौर कीजिए जितना आपने मेरी किसी बात पे गौर ना किया हो, आपको एक बात में समझ में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि सर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र, कोशिका द्रव क्या होता है और कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो देखिए, जो हमको अभी देखिए, मैं इसको सफेद कर रहा हूं। ये जो सफेद वाला भाग है, ये भाग, ये दिख रहा है ना खाली, ये जो सफेद वाला भाग है ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव। ये जो पूरा भाग है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप केंद्रक और कोशिका, ये कोशिका झिल्ली है बाहर, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये जो स्थान है, ये इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। लेकिन अगर हम कोशिका द्रव के साथ में केंद्रक को भी जोड़ लें, मैंने क्या बोला? अगर हम कोशिका द्रव के साथ में केंद्रक को भी जोड़ लें, जो कि ये लिखा, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? केंद्रक। तब कोशिका द्रव और केंद्रक सम्मिलित रूप से जब मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं बच्चों? ये बन जाते हैं कोशिका द्रव्य। अब समझ में आई बात? दोबारा से रिपीट कर दूं? बिल्कुल करूंगा। लीजिए, कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत है और केंद्रक सबसे अंदर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का खाली स्थान है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव और केंद्रक को जब हम साथ में ले लें तो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके क्या पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले हमने कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है, केंद्रक है और कोशिका भित्ति है। तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति को खत्म करेंगे पढ़ के। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? देखिए, मान लीजिए ये एक कोशिका है, सामान्य कोशिका है ये, ठीक। ये एक सामान्य कोशिका है, इसका केंद्रक है। अब इसके बाहर अगर कोई परत बन जाए जो कि ऐसी कुछ हो, इस तरीके की, देखिए ये पता है आपको क्या है? ये है कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? ये है कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका द्रव और ये अंदर है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ये जो आपको इसकी कोशिका, ये जो कोशिका झिल्ली के ऊपर आपको एक लाल लाल परत दिख रही है, ये लाल परत ही कहलाती है कोशिका भित्ति। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। समझ गए? तो क्या पढ़ेंगे? केवल पादप, जीवाणु व कवक में पाई जाती है।
मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दे रहा हूं। मैं क्या कर दे रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके अंडरलाइन कर दे रहा हूं। तो क्या है, केवल पादप, जीवाणु व कवक कोशिका में ही पाई जाती है। कैसी होती है सर, ये होती है निर्जीव। और कैसी होती है सर, ये होती है कठोर। यही कारण है कि हमारी जो त्वचा होती है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो ये मुलायम होती है। लेकिन अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अब क्योंकि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यदि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती इसीलिए वो पौधे इतने कठोर होते हैं। ठीक है, तो निर्जीव होती है यानी कि इसमें जीवन नहीं होता। और कैसी होती है, कठोर होती है। तो जो पौधों में कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। बिल्कुल से। अच्छा, क्या करती, अब ये बताओ, अब ये बताइए कि पौधे क्या करते हैं, पौधे एकदम मजबूत होते हैं। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है पौधों को मजबूत बनाती है, उनको आधार प्रदान करती है, आकार देती है और सहारा देती है। अगली लाइन यही है, कोशिका को आकार व कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और खास पॉइंट, जंतुओं और विषाणुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतुओं और विषाणुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती। फिर कहां पाई जाती है सर, ये तो पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर। कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर। बिल्कुल सही। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो या तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वाह 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 वाह। अच्छा, पहला क्या है, जो पौधों में कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। देखिए, हम लोग लकड़ी और पत्तियां नहीं खा सकते, पर गाय भैंस खा सकते हैं। जानते हैं क्यों, क्योंकि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और हम मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकते, लेकिन जानवर इसको पचा लेते हैं। इसीलिए हम लोग लकड़ी वकड़ी नहीं खा सकते। लेकिन आज से हजारों लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो वो सेलुलोज का पाचन करता था। मैंने क्या बोला, फिर से बता रहा हूं, जल्दी सुनिए। पादप में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है और इंसान जो होते हैं वो सेलुलोज को पचा नहीं सकते, इसीलिए हम लोग लकड़ी नहीं खा सकते। लेकिन हजारों लाखों वर्ष पहले, सालों पहले हम क्या करते थे, वी वॉज एबल टू ईट द वुड एंड सेलुलोज। हम लोग सेलुलोज को पचा सकते थे। ठीक है, वी वर एबल टू ईट दिस। ठीक है, हम लोग सेलुलोज को पचा सकते थे, डाइजेस्ट कर सकते थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे हम पका हुआ खाना खाने लगे, हम लोग को स्वादिष्ट मिलने लगा, तो हमने सेलुलोज को खाना छोड़ दिया। और कई लाखों सालों तक छोड़े रहने के कारण अब हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। आपने अपने घर में सुना होगा या अपने आसपास में किसी ना किसी को देखा जरूर होगा कि यहाँ कमर के नीचे यहाँ एक ऑपरेशन होता है, बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। ये जो अपेंडिक्स होती है ना, यही पहले सेलुलोज का पाचन करती थी। अब सेलुलोज का पाचन होता नहीं तो ये ऐसे खराब पड़ी रहती है। हाँ, खराब पड़ी रहती है, तो जब इसमें कभी इन्फेक्शन होने लगता है तो डॉक्टर उसको काट के निकाल देते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी, क्यों नहीं आएगी। अच्छा, पादप में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये बताइए जीवाणुओं में किसकी बनी होती है, तो आप बोलेंगे सर जीवाणुओं में तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पे टा लिखा, यहाँ पे डा होगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी कोशिका भित्ति होती है। किसमें होती है सर, जीवाणुओं में होती है सर, बिल्कुल सही। आगे क्या होता है, फिर आता है हमारे पास कवक, फंगस। कवक में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है। किसकी कोशिका भित्ति होती है, काइटिन की। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए जल्दी से। पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणुओं में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कवक में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और ये हाँ, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अंगूर में पाया जाता है। फ्रक्टोज हो गया, फलों में पाया जाता है। माल्टोज हो गया, ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू बादाम में पाया जाता है। लैक्टोज हो गया, दूध में पाया जाता है। ठीक है, वैसे ही सेलुलोज कहाँ पाया जाता है बच्चों, सेलुलोज पाया जाता है पादपों में, पौधों में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। अब देखिए पीछे एक बार आते हैं, एक बार थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं, जल्दी से। हमने कोशिका भित्ति पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। आइए जल्दी देख लीजिए कैसी होती है भैया।
ये होती है लचीली। उसके भी पहले प्लाज्मा झिल्ली का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है सर? ये होती है लचीली। इसीलिए तो हम लोग की स्किन इतनी लचीली होती है। ठीक है, आइए फिर किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड। किसकी बनी होती है? आप इतना याद रखो कि सर जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, ये जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अच्छा प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम में होती है। ये क्या नया शब्द आया? अब समझिए आप अर्धपारगम झिल्ली का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल गए, ठीक है, आप अपने स्कूल गए। अब स्कूल में हर कोई नहीं घुस सकता। मान लीजिए कोई पागल सा आदमी हो, तो क्या वो आपके स्कूल में घुस पाएगा? बिल्कुल नहीं घुस पाएगा। तो स्कूल में क्या होते हैं कि कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं, कुछ टीचर्स या तो कोई गार्ड होता है। वो जो गार्ड होते हैं और जो आपके शिक्षक होते हैं वो आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं। स्कूल की तरफ से आपको क्या मिलता है? स्कूल की तरफ से आपको आईडी कार्ड मिलता है। वो आईडी कार्ड लेकर आप स्कूल जाते हैं कि हाँ सर ये मेरा आईडी कार्ड है, मुझको जाने दो। तो वो जो सर होते हैं वो क्या करते हैं? आपको स्कूल में एंट्री करा देते हैं। तो देखिए अब मैं क्या बता रहा हूँ, गेट तो सबके लिए बना है, हर कोई आ जा सकता है। ठीक है ना भाई, जो आपके स्कूल का गेट है वो हर व्यक्ति के लिए बना हुआ है, कोई भी अंदर तो आ ही जा सकता है। लेकिन जाने की अनुमति किसको है? केवल विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और ऐसे व्यक्तियों को जिनका कुछ स्कूल में योगदान है, यानी कि कंट्रीब्यूशन है। इसी को बोलते हैं अर्धपारगम है। मतलब चीजें आर पार जाएंगी, लेकिन वही चीजें आर पार जाएंगी जिनकी आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम में होती है, जो कि कुछ आवश्यक पदार्थों को ही आर पार जाने देती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और O2। अब देखिए कोशिका भी होती है, वो भी सांस लेती है। समझ गए? समझ में आया? जो कोशिकाएं होती हैं वो भी सांस ले रही हैं, लेकिन उनके पास नाक तो होती नहीं हमारी तरह। तो वो क्या करती हैं? वो इस अर्धपारगम में झिल्ली से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन करती हैं और जल का भी लेन देन करती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। परासरण और विसरण की क्रिया होती है, किसमें होती है सर? प्लाज्मा झिल्ली में होती है। किसमें होती है? प्लाज्मा झिल्ली में। अब अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि सर परासरण और विसरण होता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू नो अबाउट इट। ठीक है, आपको परासरण और विसरण के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको वादा करता हूं इतना आसानी से पढ़ाऊंगा, इतना आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि इतना आसान था, समझ नहीं आता था। आपको दोबारा कभी किताब खोलनी नहीं पड़ेगी। आप एक बार मेरे से बस परासरण और विसरण आराम से पढ़ लीजिए बैठ के। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? परासरण क्या होता है, परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, और विसरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है, कैसे होता है, कल आपको पूरी अगली क्लास में आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए हम सृजन पांडे आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।